हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, 10th का भी और 12th का भी। लेकिन जो मेन पेपर है वो 27 ऑफ फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे कि टोटल कितने चैप्टर हैं और किस किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और क्योंकि मैं देख रहा था तो काफ़ी कुछ कट है इस बार भी जो हमें नहीं पढ़ना है। तो अब एकदम अंतिम समय आ गया है और जैसा कि पिछली वीडियो में मैं आप सभी को एग्ज़ाम डेट शीट को एक्सप्लेन किया था, कब कब कौन कौन सा पेपर है, कितने देर का पेपर है। तो शायद 21 मार्च को क्लास 10th मैथ्स का पेपर है। तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने में, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे ना कि पहला जो चैप्टर है वो नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम से 6 मार्क्स का आपका टोटल क्वेश्चन आएगा। और नंबर सिस्टम के बाद अलजेब्रा हो गया। अलजेब्रा में जैसे पॉलिनोमियल्स हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हो गया, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। मेनली 4 चैप्टर है इसमें अलजेब्रा में। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये अलजेब्रा 20 मार्क्स का पूछेगा। तो ये कुल मिलाकर जो 7 चैप्टर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो अलजेब्रा का ही है। काफ़ी आसान चैप्टर है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और काफ़ी कुछ इसमें कट भी किया गया है। तो जो ये सिलेबस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सीबीएसई के द्वारा अनाउंस्ड सिलेबस है और इतने सिलेबस में से ही एग्ज़ाम में आएगा या पूछा जाएगा। और अगला पोर्शन जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 6 मार्क्स का उससे आएगा। और ज्योमेट्री हो गया। ज्योमेट्री में मेनली आपका सर्कल और ट्रायंगल, ये 2 चैप्टर उसमें इंक्लूडेड है। उसमें से भी काफ़ी कुछ चैप्टर कट किया गया है। फिर उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री है, ये 12 नंबर का है। ज्योमेट्री 15 मार्क्स का है। और मेंसुरेशन भी मुझे लगता है 50% कट है, 30 to 40% कट है आसपास, क्योंकि कन्वर्जन वाला जो प्रॉब्लम है वो मेंसुरेशन से हटा दिया गया है। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी तो लगभग पूरा है, छोटा सा चैप्टर है। बट जो आपका स्टैटिस्टिक्स है उसमें से भी मुझे लगता है लगभग 40% सिलेबस कट किया गया है। तो मेंसुरेशन जो है आप देख रहे होंगे 10 मार्क्स का रहेगा और स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी ये 11 नंबर का रहेगा। कुल मिलाकर 80 मार्क्स का पेपर होगा। आइए डिटेल में हम लोग जानते हैं। नंबर सिस्टम में रियल नंबर है। तो रियल नंबर में मैं थोड़ा और जूम कर दे रहा हूँ ताकि क्लियरली दिख सके। तो आप रियल नंबर में देखेंगे ना कि रियल नंबर में हम लोगों को पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसमें जो है ना काउंटिंग से रिलेटेड चीज़ हमें पढ़ना है। और स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जाम्पल्स, और प्रूफ्स ऑफ इरेशनलिटी ऑफ रूट 2, रूट 3, रूट 5। तो मुझे तो लगता है कि ये जो आप देख रहे होंगे ना, जो लास्ट लाइन लिखा हुआ है प्रूफ्स ऑफ इरेशनलिटी, यानी आपसे पूछा जाएगा कि रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं इसको। तो रूट 2, रूट 3 और रूट 5 ये पूछा जा सकता है। और यूक्लिड का जो डिवीज़न लेमा है वो क्लास 9th में भी है, क्योंकि काफ़ी सिलेबस नंबर सिस्टम रियल नंबर 9th में भी है, 10th में भी है। तो 9th का बेस आपका मजबूत होना चाहिए। उसी के आधार पर कुछ प्रूफ आपसे पूछे जाएंगे और ये आप जैसा देख रहे हैं 6 मार्क्स का पूछा जाएगा इससे, नंबर सिस्टम से। उसके बाद आते हैं यूनिट 2 में, जिसमें पहला है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में आपसे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पूछा जा सकता है और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो काफ़ी कुछ कट किया गया है। इसमें भी आप देखेंगे कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में होता है। तो उसमें रूट्स के बारे में आप पढ़े होंगे, अल्फा और बीटा उसका रूट्स होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये आपका पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आता है। तो आप लोग पढ़े भी होंगे वो जो x और y का जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं एलिमिनेशन मेथड से, और उसमें जो है एक्स और वाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हट गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस बार नहीं है।
तो इसमें आइए हम देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ग्राफिकल मेथड फॉर देयर सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। यानी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा तो उसको सॉल्व करना सीखेंगे और उसका ग्राफ भी बनाने के लिए हमें आना चाहिए और ग्राफिकल मेथड से उसका सॉल्यूशन निकालने आना चाहिए। ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो यह 3 तरह का ग्राफ बनता है। एक यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ बनता है, एक मेनी सॉल्यूशन का ग्राफ बनता है और एक नो सॉल्यूशन का ग्राफ बनता है। उसी में कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का केस आता है, ये भी आप पढ़े ही होंगे, तो इससे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। उसके बाद आगे आते हैं इसी में अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। वही मैं बात कर रहा था ना, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग पता करते हैं कि मतलब यूनिक सॉल्यूशन आएगा या नो सॉल्यूशन आएगा या मेनी सॉल्यूशन आएगा। तो इसको ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अलजेब्रिकली बाय सब्स्टिट्यूशन बाय एलिमिनेशन। बस सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड ही हमें पढ़ना है। और सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम्स, इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम आ जाएगा, तो ये 2 वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम बनेगा, इसमें कोई क्वाड्रेटिक वगैरह कुछ भी नहीं बनेगा। तो इसमें एक चीज़ आप देखेंगे ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वर्ड प्रॉब्लम है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम है, टॉपिक दोनों का सेम है, लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो वर्ड प्रॉब्लम है, अगर टाइम एंड वर्क का ही प्रॉब्लम आएगा तो इसमें आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन इन जनरल नहीं होता है। आपको सिंपल एक्स और वाई में ही इक्वेशन आएगा, चाहे वो करंट स्पीड का आए, शिप वाला प्रॉब्लम आए, है ना, कैसा भी प्रॉब्लम आए, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन ही बनेगा, उसी से सॉल्व करना होगा। तो इसमें जो है ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आप वर्ड प्रॉब्लम, कुछ एज रिलेटेड प्रॉब्लम देख लेंगे, टाइम वर्क प्रॉब्लम देख लेंगे, तो और उसके बाद जो करंट का जो टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी धारा के विपरीत दिशा में धारा के साथ का जो प्रॉब्लम आता है, ये सब महत्वपूर्ण है, ये सब आप देख सकते हैं। उसके बाद आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली रियल रूट हमें पढ़ना है और किस किस मेथड से पढ़ना है, फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़ना है और क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपको एक और मेथड होता है ना, श्रीधराचार्य मेथड या स्क्वायर रूट मेथड से उसका वो रूट निकालना। तो स्क्वायर रूट मेथड से हम लोग जो है उसका रूट नहीं निकालते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने के लिए आना चाहिए, या क्वाड्रेटिक फार्मूला सीधा सीधा है उससे आना चाहिए। फिर उसके बाद जैसे पॉलिनोमियल में आप जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच रिलेशन देखे थे, तो यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनांट डी का वैल्यू होता है ना, b² - 4ac होता है। उसी से हमको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता लगाना है कि कैसा रूट है कि नहीं, रियल है, रियल एंड इक्वल है कि इमेजनरी है, किस तरह का रूट है। उसके बाद कुछ सिचुएशनल प्रॉब्लम्स आएगा बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। मतलब वही जो पीछे मैं डिस्कस किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, सेम टॉपिक है, बट यहाँ क्वाड्रेटिक का जो वर्ड प्रॉब्लम होगा उसमें जो आप जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में आपका सॉल्यूशन आएगा और हमें उसे सॉल्व करना होगा। तो वर्ड प्रॉब्लम इन दोनों चैप्टर से किसी एक में से पूछने का ज़्यादातर चांस रहता है और आप प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। और सबसे हल्का चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म के बारे में हम जानकारी ले लेंगे कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ NAP एंड देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम। तो एप्लीकेशन, जो सम का एप्लीकेशन होता है, आप सिंपल NCERT देखेंगे तो कुछ एप्लीकेशन बेस्ड उसमें प्रॉब्लम भी दिया हुआ है, बस उसमें कुछ न्यूमेरिकल डेटा वगैरह कुछ चेंज हो जाएगा और सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, बहुत इसमें टफ क्वेश्चन नहीं बनता है। अब हम आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना आप लोग जो है डिस्टेंस फार्मूला ज़रूर याद रख लीजिएगा। डिस्टेंस फार्मूला के बाद आप सेक्शन फार्मूला ज़रूर याद रखिएगा, कोलिनियरिटी ज़रूर याद रखिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़ना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इस बार नहीं आ रहा है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें नहीं देखना है। कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि आप लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी आप देख चुके होंगे, उसका ग्राफ बनाना। तो इधर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम लोग लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना सीखते हैं, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। इंटरनल डिवीजन, सेक्शन फार्मूला में भी 2 डिवीजन होता है, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरनल डिवीजन पढ़ना है, उसी पर बेस्ड प्रॉब्लम आएगा। कुछ नोन वैल्यू दिया हुआ रहेगा, कुछ अननोन वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो हमें उसी पर देखना होगा। अब आते हैं ज्योमेट्री सेक्शन में आते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ट्रायंगल का और सर्कल का।
तो इसमें भी हमें देखना होगा कि ट्रायंगल में पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि जब आप रेफरेंस बुक में देखेंगे ना तो कई थ्योरम्स वगैरह दिए हुए हैं, बट उसमें से हमें लिमिटेड थ्योरम ही पढ़ना है। जैसे मुझे लग रहा है कि आपको थेल्स थ्योरम पढ़ना है, उसका कन्वर्स पढ़ना है, तो आप देख सकते हैं थेल्स थ्योरम का ही शायद पहला पार्ट है, प्रूफ इसका है, तो प्रूफ आप देख सकते हैं। पूछा जा सकता है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो। यानी किसी ट्रायंगल में अगर किसी थर्ड साइड के पैरेलल अगर एक लाइन हम खींचते हैं जो दो साइड को अलग अलग पॉइंट पे कट करता है, तो उनका रेशियो इक्वल होता है। और इसी का कन्वर्स भी हम लोग देखते हैं, इसको थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं, है ना, या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम नाम से हम लोग जानते हैं इसको। फिर उसके बाद इन टू ट्रायंगल्स द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें आप सिमिलरिटी, दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, तो दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो इसमें कुल मिला के ना 3 थ्योरम हमें पढ़ना है। एक थ्योरम पढ़ना है SAS, साइड एंगल साइड। अगर दो ट्रायंगल का दो करस्पॉन्डिंग साइड और उनके बीच का एंगल बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। एक थ्योरम ये पढ़ना है, तीसरा नंबर वाला है। और चौथा नंबर वाला है द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और SSS, साइड साइड साइड, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। SAS कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना है, कॉन्ग्रुएंसी नहीं, सिमिलरिटी पढ़ना है, कॉन्ग्रुएंसी तो पढ़ना ही नहीं है, वो 9th में है। सिमिलरिटी पढ़ना है, SSS सिमिलरिटी पढ़ना है। उसके बाद लास्ट वाला जो है ना एंगल सिमिलरिटी पढ़ना है। तो आप ये तीनों थ्योरम जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। कभी कभी डायरेक्ट थ्योरम भी आता है, एप्लीकेशन तो आता ही आता है। अगर ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो या तो थेल्स थ्योरम पे बेस्ड होगा या तो सिमिलरिटी पे बेस्ड होगा। तो आप लोग काफ़ी अच्छे से इन चारों पांचों थ्योरम को, 5 थ्योरम है, पांचों थ्योरम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसका एप्लीकेशन देख लीजिएगा, ट्रायंगल आपका तैयार हो जाएगा। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, सर्कल की तरफ बढ़ते हैं। तो सर्कल में ना ये सिर्फ इसमें 2 तरह का प्रॉब्लम आएगा। एक प्रॉब्लम आएगा आपका वैल्यू निकालने वाला। सर्कल में एंगल दे दिया जाएगा और कुछ नॉन एंगल दे दिया जाएगा, तो कुछ अननोन एंगल का वैल्यू निकालना होगा, हमें डिग्री में निकालना होगा। तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दूसरा है ना कि इसमें आपका टेंजेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। तो सर्कल बनाने से पहले ना एक बार आप लोग 9th का जो थ्योरम है सर्कल का, वो ज़रूर एक बार रिवाइज कर लीजिए। 9th का NCERT या RS अग्रवाल या कई रेफरेंस बुक है, आप निकालिए और उससे आप पढ़ लीजिए कि उसका बेसिक थ्योरम सर्कल्स का क्या है, चाहे वो सेमी सर्कल का हो, कॉर्ड का हो, या डायमीटर का हो, रेडियस का हो, सेंटर पे कितना एंगल बनता है, सरकमफेरेंस पे कितना एंगल बनता है। तो इन सब के बारे में आप जानकारी अगर ले लेंगे तो टेंजेंट रिलेटेड प्रॉब्लम आपका सर्कल का आराम से बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। और मैं आपको बाद में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम गेस भी कर दूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक पहला थ्योरम है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक ये थ्योरम है, बहुत हल्का थ्योरम है। दूसरा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, मतलब अगर एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये भी कॉन्ग्रुएंसी से हम लोग प्रूव कर देते हैं, काफ़ी आसान है। तो ये तो था आपका ज्योमेट्री का पोर्शन था। अब हम आते हैं ट्रिगोनोमेट्री पे। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री में 3 सेक्शन है आपका। पहला तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री है, जिसमें से आपका जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, तो उसी से रिलेटेड आपको एक आध प्रॉब्लम दे देगा, एक या हाँ मैक्सिमम एक प्रॉब्लम दे देगा कि वैल्यू इसका निकालिए, ठीक है। तो इसमें आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज याद होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो कैलकुलेशन, अलजेब्रिक कैलकुलेशन अगर आपको आ रहा है, वैल्यू याद है, तो इसका प्रॉब्लम सबसे आसान होता है। दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं। तो परेशानी का मुख्य कारण ये है कि प्रैक्टिस की कमी। अगर आपका अच्छा प्रैक्टिस है तो कुल मिला के इसमें 3 आइडेंटिटीज़ होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे यहाँ दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, इसका यूज होता है। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यही 3 आइडेंटिटी है। आप आइडेंटिटी तभी लगा सकते हैं जब आपका मैक्सिमम प्रैक्टिस है ना। आप मैक्सिमम
जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल भी दिया हुआ है NCERT में भी, एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, तो आप वो एक बार कर लेंगे तो एक थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। क्योंकि अब लास्ट टाइम है, क्योंकि 27 से पेपर स्टार्ट हो रहा है। अगर आप 1-1, 2-2 घंटा भी अगर डेली रिवीजन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं, तो आइडेंटिटीज़ का भी प्रॉब्लम बन जाएगा। 4 मार्क्स का शायद आता है आइडेंटिटीज़, है ना। क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ट्रिगोनोमेट्री जो है टोटल 12 नंबर का पूछा जाएगा, है ना। तो 12 नंबर कम नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री से आ जाएगा, दूसरा आइडेंटिटीज से आ जाएगा, और तीसरा एक हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस में भी ना अलग अलग टाइप्स के प्रॉब्लम दिए हुए हैं। तो ज़्यादातर देखा जाता है कि जो एरोप्लेन वाला प्रॉब्लम है या क्लाउड वाला प्रॉब्लम है, इस तरह का जो मतलब एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, मतलब एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। एनालिसिस डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन ये दिया हुआ है तो हाइट निकालिए, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसमें भी आपको स्पीड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, हेलीकॉप्टर वाला, एरोप्लेन वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप जाके ये भी बना सकते हैं। रेफरेंस बुक में काफ़ी इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एक प्रॉब्लम बनाइएगा तो आइडिया आपको आ जाएगा। एक प्रॉब्लम बस करना है हर टॉपिक से, 1-1, 2-2 प्रॉब्लम, क्योंकि आप लोग साल भर तो कुछ ना कुछ पढ़े भी होंगे। आगे हम चलते हैं और ये तीनों टॉपिक मिला के 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस बार ये रहा कि जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो कन्वर्जन वाला प्रॉब्लम था ना, मेल्ट करने वाला, कि कोन को पिघलाकर सिलेंडर बना दिए, सिलेंडर को पिघलाकर मेल्ट करके स्फेयर बना दिए, स्फेयर को मेल्ट करके कोन बना दिए, है ना। तो ये मेल्टिंग वाला प्रॉब्लम इस बार हट गया है। तो इसमें 2 टॉपिक है मेंसुरेशन में। एक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सबसे पहले आप एक कॉपी पर ना आप सर्कल का जो भी फॉर्मूला है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का जितना भी फॉर्मूला है, चाहे वो माइनर सेक्टर का हो, मेजर सेक्टर का हो, सब वो आप कॉपी पर लिख लीजिए और उसको एक बगल से पहले याद कर लीजिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है ना, तो जो सिंपल प्रॉब्लम जो सर्कल का आता है वो आप आराम से कर पाएंगे। उसके बाद सेम टू सेम कंसेप्ट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी है। सरफेस एरिया वॉल्यूम में भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला वगैरह लिख लेंगे, है ना। फॉर्मूला लिख के, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम ऐसा आता है ना कि डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड होता है। तो आपको एक फार्मूला, सिर्फ फार्मूला रटना नहीं है, फार्मूला को समझना भी है कि अगर कोन का हम टोटल सरफेस एरिया लिख रहे हैं तो उसका फार्मूला क्या है, और उसका फिगर बनाकर हम समझ लेंगे कि इसमें आर कहाँ है, स्लैंट हाइट कहाँ है, हाइट कहाँ है, डायमीटर क्या है, रेशियो क्या है, मतलब सारा चीज़ हम लोग अच्छे से समझ लेंगे, है ना। तो इसमें जो है एक बार मैं और आपको दिखाना चाहूँगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, problem based on areas and perimeter circumference and above set plane figure in calculating area of segment of a circle problem should be restricted to central angle। यानी सेंट्रल एंगल अगर पूछा जाएगा ना, अगर एंगल से रिलेटेड एरिया वाला, सर्कल का एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री ही पूछा जाएगा। इससे ज़्यादा इधर उधर नहीं पूछा जाएगा, कोई और एंगल नहीं दिया जाएगा। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। तो इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आप देखेंगे कि जब आप रेफरेंस बुक पलटेंगे या NCERT पलटेंगे, 2-3 फिगर मिलाकर आपसे क्वेश्चन पूछा गया होगा। लेकिन हम लोगों का जो CBSE का इस बार पेपर होने वाला है, इसमें क्यूब और क्यूबॉइड्स, स्फीयर, कोई 2 फिगर एक साथ अटैच रहेगा, उसी से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। 3-4 फिगर नहीं एक में डाला हुआ रहेगा। तो ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया। और उसके बाद लास्ट जो टॉपिक, और ये मैं आपको बताना चाहूँगा, मेंसुरेशन जो है, कुल मिला के मेंसुरेशन से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। काफ़ी आसानी से आप ला सकते हैं मेंसुरेशन में। उसके बाद आते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पे। स्टैटिस्टिक्स के लिए तो मेरा ये कहना होगा कि एग्जाम से 3-4 दिन पहले अच्छे से एक क्वेश्चन लगा लीजिए, हर टाइप पर एक क्वेश्चन लगा लीजिए आप, बस, और कुछ भी नहीं। तो इसमें आपको मीन, मीडियन, मोड ऑफ ग्रुप डेटा कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, एक मेथड पढ़ना है। तीनों का मेथड पढ़ लीजिए। लास्ट में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मीन, मीडियन और मोड का एक कंबाइंड फार्मूला होता है। उसमें आपको मीन, मीडियन दे दिया जाएगा, मोड निकालना होगा, या मीडियन, मोड दे दिया जाएगा, मीन निकालना होगा। तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान देंगे। और बाय मॉडल सिचुएशन इस बार नहीं पूछा जाएगा। प्रोबेबिलिटी ये भी काफ़ी आसान है। और प्रोबेबिलिटी में क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो ये तो सिंपल है, ये तो पूछा नहीं जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं पूछा जाएगा कि डिफाइन क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, नहीं, सिंपल पूछा जाएगा कि जो है
प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो याद रहना चाहिए, तो सिंपल सा है वो। फिर उसके बाद है सिंपल प्रॉब्लम ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इवेंट में क्या क्या आएगा आपका, जैसे प्लेइंग कार्ड का प्रॉब्लम रहेगा, बॉल वाला प्रॉब्लम रहेगा, डाइस का प्रॉब्लम रहेगा, उसके बाद कॉइन का प्रॉब्लम रहेगा, 2 कॉइन का प्रॉब्लम रहेगा, 3 कॉइन का प्रॉब्लम रहेगा। तो ये काफ़ी आसान है, इसमें से भी आप एक एक टॉपिक से अगर अच्छे से लगा लेते हैं तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो कुल मिला जुला कर मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टैट और प्रोबेबिलिटी से आपका 11 नंबर का आएगा। तो ये आपका पूरा सिलेबस था क्लास 10th का, जो कि आप देख सकते हैं, ध्यान से एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आसानी से 80 मार्क्स का है। तो 70+ तो लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर जो साल भर पढ़े हैं, है ना। और उसके बाद क्वेश्चन पेपर का जो डिज़ाइन रहेगा, है ना, उसमें आप देखेंगे कि पूरा जो अंडरस्टैंडिंग यानी समझ और रिमेंबर याद करने के आधार पे जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 43 मार्क्स के पूछे जाएंगे। अप्लाई करने वाला, अप्लाइंग मतलब सॉल्व प्रॉब्लम टू न्यू सिचुएशन बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज, फैक्ट्स, टेक्निक्स एंड रूल इन डिफरेंट वे, ये 19 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद एनालाइजिंग, एनालाइज करने वाला, ठीक है, इवेल्युएट करने वाला मतलब वैल्यू आप निकाल रहे हैं, क्रिएटिंग यानी खुद से सिचुएशन क्रिएट करके निकालने के लिए, जैसे कंपाइल इन्फॉर्मेशन टुगेदर इन डिफरेंट वे बाय कंबाइनिंग एलिमेंट्स इन अ न्यू पैटर्न और प्रपोजिंग, ये किसी भी चैप्टर से तैयार हो सकता है। तो ये कुल मिला के 18 मार्क्स का, इसको थोड़ा सा जो सेक्शन 3 है हार्ड माना जाता है, यानी कुल मिलाकर यूं कहा जाए ना तो सीबीएसई का ये कहना है कि 43 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम इजी पूछा जाएगा, 19 नंबर का थोड़ा सा उससे टफ रहेगा और 18 नंबर का थोड़ा सा मतलब अप लेवल का रहेगा, है ना। तो 22% हार्डनेस रहेगा, 24% उससे कम रहेगा और 54% वेटेज मतलब हल्के क्वेश्चन का रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि मतलब कोई भी बच्चा अगर साल भर नॉर्मल भी पढ़ा है तो ये 54 और 24 करेंगे तो लगभग 78%, 80% तो मार्क्स आप ला सकते हैं। तो ये था क्लास 10th का मैथ्स का सिलेबस। और अगर आपको अच्छा लगा हो ये तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह के न्यू अपडेट्स के लिए इस चैनल पे बने रहिए। और अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।